अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, किसी भी तहरीक या सियासी जमात की कामयाबी इसके निडर, बहादुर और नजरिए पर डट जाने वाले वर्गों के हाथ में होती है। अगर वर्कर पर डट जाने वाला हो तो तहरीक को आसमान की बुलंदियां छूने से कोई रोक नहीं सकता। हर दौर में मुस्लिम लीग नून का वर्कर मियां नवाज शरीफ की ताकत बना रहा है और इस ताकत को हमेशा तोड़ने की कोशिश की जाती रही, लेकिन ये ताकत कभी नहीं टूटी। एक ऐसी ही मिसाल आज हमारे साथ मौजूद है, ताहिर मुगल साहब, जिन्हें पंजाब हुकूमत ने जेल में डाला। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनसे कि इनके साथ पिछले 15-16 दिन क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। जी वालेकुम सलाम चौधरी साहब। ताहिर मुगल साहब, सबसे पहले तो आपको एक सियासी वर्कर के लिए, वो कहते हैं ना कि जेल जाने के बगैर वर्कर लीडर नहीं बनता, और आप तो अक्सर बेशतर अपनी हुकूमत हो या दूसरी हुकूमत हो, कहीं ना कहीं आप हमें नजर आते हैं या पेशियां भुगत रहे होते हैं या जेल में होते हैं। सबसे पहले तो हमें जरा ये बताएं कि गिरफ्तारी का वाकया बताएं। ये गिरफ्तारी किस तरह हुई और कैसे हुई, और अचानक हुई या पहले से कोई प्लानिंग हो रही थी? जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। जी। चौधरी साहब, ये हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि हम वफाक में बैठे हुए हैं। वफाक में हमारी हुकूमत थी। मगर ये है कि जब से चौधरी परवेज अलाई आया था, इसने थ्रेट्स देने शुरू कर दिए थे कारकुनों को। अच्छा जी। और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं पंजाब भर से, लाहौर वालों को तो इन्होंने टारगेट किया है और मुझे कई दफा इन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह ताला की मदद से मैं इनके काबू नहीं आया। मगर इस दफा इन्होंने वो हरबा इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से मैं बच नहीं सका। हम्म। तो हम्म। दोपहर के वक्त मेरे घर की बिजली इन्होंने काट दी, और रात के 1:30 से 2 बजे का टाइम था, और हम लोग ज़ाहिर है अपने घरों में आराम कर रहे थे। हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये हमें इस तरह से पकड़ेंगे। पुलिस वालों की 5 से 6 गाड़ियां, और उनमें 25 से 30 पुलिस के असलहा से लेस गनमैन, डंडा बरदार भी साथ थे, और सिविल कपड़ों में भी मलबूस पुलिस वाले साथ थे। और उनके अलावा इन्होंने सीढ़ियां पकड़ी हुई थी। अगर दरवाजा नहीं खुलता तो बंदा सीढ़ी लगाकर पकड़ ले, यानी इन्होंने प्लानिंग की हुई थी। और सिविल कपड़ों में मलबूस, मेरे ख्याल में पहले भी इन लोगों ने मेरे घर की रैकी की हुई थी। और मुकम्मल प्रोग्राम तरतीब देने के बाद इन्होंने रात के 2 बजे मेरे घर पे रेड की है, और घर की खवातीन के साथ बदतमीजी भी की है, और ठुड्डे मारकर इन्होंने दरवाजा तोड़ा है। और दरवाजा तोड़ के ये, मैं अपने घर की छत के ऊपर सोया हुआ था, चूंकि घर की बिजली का मीटर कटा हुआ था, इसकी वजह से मैं घर की छत के ऊपर सोया हुआ था। तो इन्होंने घर के अंदर दाखिल होते ही खौफ और राज फैलाना शुरू कर दिया और लाइटें मारना शुरू कर दी। घर की खवातीन ने उन्हें मना भी किया कि हम लोग बच्चे सोए हुए हैं, खवातीन भी सोई हुई हैं, आप इनका ख्याल रखें। मगर पीछे से इमरान खान न्याजी की हिदायत पर चौधरी परवेज इलाही ने उस बंदे को मेरी गिरफ्तारी के लिए चुना हुआ था, जो मशहूर जमाना है SHO सैफुल्ला खान न्याजी उसका नाम था, इंस्पेक्टर का। और सैफुल्ला खान की हिदायत पर यह रेड की गई थी, और 5 से 6 मोटरसाइकिलें, 5 से 6 गाड़ियां, और 25 से 30 जवान पुलिस के असलहा से लेस और डंडे भी पकड़े हुए थे। सीढ़ियां पकड़ी हुई थी, जैसे किसी बहुत बड़े दहशतगर्द को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो जब मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे घर के चारों तरफ जो है वो पहरा जमा लिया है, और मेरे लिए, मैं भागना तो चाहता भी नहीं था, ना मेरे जेहन में ऐसी कोई बात ही थी कि मुझे ये रेड करके पकड़ के लेके जाएंगे। मगर जब ये वाकया हुआ तो मेरे फौरन जेहन में आ गया कि अब मैं इनसे ना तो निकल सकता हूँ ना भाग सकता हूँ। तो जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह ताला ने अगर मेरी किस्मत इन्हीं के हाथ में लिखी है और मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया ही जाना है, तो फिर गिरफ्तारी देने से क्या डरना। और वैसे भी हम मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं। ये बातें हमें, जब भी हम घर से निकलते हैं तो हमें घर वापस आने का भी पता नहीं होता। अभी तो
हम समझते हैं कि बड़ा पुरअमन माहौल है। जब हम कोट लखपत जेल के बाहर बैठते थे जाकर, और एजेंसियों की गाड़ियां और इदारों के लोग आते थे, तो जब हम घरों से निकलते थे तो हमें घर वापस आने का भी पता नहीं होता था कि हम घर वापस अपने बीवी बच्चों के दरमियान आएंगे या नहीं आएंगे। और ज़हनी तौर पर वर्कर्स जो है वो इस वक्त, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं कि जब भी हम तारीख में जाएंगे, हो सकता है हम घर वापस ना आए और हमारा ठिकाना जो वो जेल बन जाए। अच्छा मुगल साहब जरा, मुगल हर वक्त तैयार होते हैं। बिल्कुल ठीक है, मुगल साहब जरा मुझे ये बताएं, आप पर केस क्या बनाया गया है, किस केस में आपको गिरफ्तार किया गया? मुझ पर आज से 2-2.5 साल पुराना 11 अगस्त 2020 को मरियम नवाज शरीफ की नैब ऑफिस ठोकर नियाज बेग में पेशी थी। ठीक है। और उसकी पेशी के ऊपर एक तो इन्होंने मेरे कायद मियां नवाज शरीफ की साहबजादी के ऊपर कातिलाना हमला किया, उनकी गाड़ी के ऊपर फायर किए और बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे तोड़े गए। और उसके बाद इन्होंने बेईमाना तशद्दुद किया कारकुनों के ऊपर जो उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वहां पहुंचे हुए थे। और इन्होंने पुलिस इंतजामिया ने शैलन की डंडे बरसाए और रबड़ की गोलियां मारी। और इतना तशद्दुद और जुल्म करने के बावजूद भी इन्होंने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के ऊपर ही FIR दे दी। हत्ता के मरियम नवाज शरीफ से लेकर जितनी भी क्यादत पंजाब की थी उन सबको इन्होंने नामजद कर दिया। और मैं चूंकि हर पेशी के ऊपर हर मौका पर अपने कायदीन के साथ हमेशा डट कर खड़ा नजर आया हूं और एजेंसियों और इदारों की नजर में था, तो इसलिए उन्होंने भी मेरे ऊपर भी नामजद FIR दे दी। तो ये 2036/20 FIR नंबर है जो चूंक थाने में दर्ज हुई। और उस FIR की पदाश में मुझे 25 तारीख वाले दिन रात 2 बजे घर से उठा लिया गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा अच्छा मुगल साहब, मैं इससे पहले कि जरा जेल की तरफ जाऊं कि जेल में क्या हुआ, क्या वाकया था, जरा बताइए इस केस में आपकी मदद किसने की? खुद वकील किया या पार्टी की तरफ से आपको वकील की मावनत हुई? जी चोई साहब, मेरे लिए हमजा शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज्यादा कोशिश की। ठीक। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनके कबीर दाज साहब और लाहौर के जनरल सेक्रेटरी जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, उन्होंने उन दोनों ने मिलकर मेरे लिए वकला का और जितना भी इंतजाम था, मैं समझता हूँ कि मेरे बच्चे इस काबिल नहीं है कि वो सारा कुछ कर सकते हैं, मगर जितना वो भी कर सकते थे उन्होंने भी भाग दौड़ की। मगर सबसे ज्यादा जो कोशिश है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी तौर पर मुझे जेल से रिहा करवाने के लिए की। और मैं अपनी बहन मोहतरमा अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहबा का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने जब से मेरी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक उन्होंने चैन नहीं लिया। और उनके छोटे भाई अली मोहम्मद बुखारी साहब भी एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने उनकी खुसूसी जिम्मेदारी और ड्यूटी लगाई कि ताहिर के मामला देखें और उनकी जमानत कंफर्म करवाएं। मगर बदकिस्मती से मेरा टेलीफोन नंबर बंद था और मेरा उनके साथ दोबारा राब्ता नहीं हुआ अली मोहम्मद बुखारी साहब से, चूंकि मैं जेल में था। तो घर वालों के साथ वो राब्ते में रहे, मगर घर वालों को तसल्ली थी क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट ले रहे थे, चेक कर रहे थे कि क्या मामला है, कहाँ तक ये मामला पहुंचा है। तो इस वजह से घर वालों को ये तसल्ली थी कि वकला की जानब से या पार्टी कायदीन की जानब से ताहिर अंदर रहने वाला नहीं है, वो उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द ताहिर को रिहा करवा लिया जाए। इस वजह से घर वाले मुतमईन थे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन था जब से मुझे पता चला था कि मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो खुसूसी तौर पर मेरे केस को देख रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ताहिर मुगल को रिहा करवाया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुगल साहब, जेल में सुनाए, जेल में आपसे क्या सलूक किया जाता रहा? आप किस किस्म का दबाव डाला गया जेल में आप पर? जाहिर है 15-16 दिन जेल में रहे हैं आप। जी बिल्कुल, जब ये मुझे गिरफ्तार करके लेके गए हैं रात 2 बजे, इन्होंने जाते ही मुझे जमीन पर बिठा दिया और दहशत गर्दों की तरह खड़ा करके थाने के अंदर, क्योंकि पहले थाने के मामला होते हैं, थाने के बाद अगली प्रोसीजर होता है। इन्होंने दहशत गर्दों की तरह मेरे हाथ खड़े करके मुझे उधर खड़ा कर दिया है, तस्वीरें उतारी हैं और उसके बाद मुझे
लॉकअप के अंदर जो है वो डाल दिया है। जमीन के ऊपर सोना, जाहिर है मैं कोई अपने किसी रिश्तेदार या अजीज के घर तो गया नहीं था, थाने में था। थाने में जाहिर है जमीन के ऊपर ही बैठना, लेटना या सोना। तो एक 100 किलोग्राम का बंदा उसको जमीन के ऊपर लिटा दिया जाए तो वो कितनी देर लेट सकता है। ठीक। तो मैं पहले भी हार्ट का पेशेंट था, मगर हिम्मत नहीं आ रहा, और सारी जिंदगी ना कभी हिम्मत आ रही है, और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं हारेंगे। इन्होंने रात सारी मुझे लॉकअप में नशेइयों के साथ, और उसमें कुछ डकैत वगैरह भी थे, जो बुनियादी थाना था जहां मुझे ये पकड़ के लेके गए हैं। रात को ये एसएसपी को इतला करते रहे हैं, और सैफुल्ला नियाजी हंस हंस कर कहता रहा है, इंस्पेक्टर सैफुल्ला नियाजी हंस हंस कर एसएसपी को रिपोर्ट दे रहा है कि हमने ताहिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया। और जब मेरे सामने वो फोन करते थे तो मैं दिल में सोचता था पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया, या कोई उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार कर लिया जो ये इतने खुश हो रहे हैं। हूं तो मैं मियां नवाज शरीफ का अदना सा कारकुन नहीं, मगर इन लोगों की वजह से शायद अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत देनी थी। तो इन्होंने पूरे लाहौर में हर बंदा अगले बंदे को रिपोर्ट कर रहा था कि जी हमने ताहिर मुगल को पकड़ लिया है, और अगले से अगले सब लोगों ने इस कदर मेरा मजाक बनाया और इस कदर मेरी तज़हीक की है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि इस कदर गंदा रवैया और घटिया रवैया तो किसी डकैत के साथ या 302 के मुजरम के साथ भी नहीं किया जाता जैसा इन लोगों ने किया। अच्छा चलिए, थाने में मुझे लॉकअप में रखा जी। 24 घंटे लॉकअप में रखने के बाद जब इनको पता चला कि इनकी क़यादत को पता चल गया कि ताहिर मुगल गिरफ्तार हो गया, और मैं सोशल मीडिया के तमाम भाइयों और बहनों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने दिन रात आवाज उठाई और मेरे कायदीन तक मेरी गिरफ्तारी की इतला पहुंचाई। और जब अज़मा बुखारी साहबा को पता चला तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा किया। तो जब इनको पता चला कि ताहिर मुगल की गिरफ्तारी का चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सबसे टॉप पर जा रहा है, इन्होंने 24 घंटे के बाद मुझे रात के अंधेरे में एक दूसरे थाने में शिफ्ट कर दिया जो इस थाने से 15 से 20 किलोमीटर दूर था। इन्होंने मुझे रात के टाइम अंधेरे में पुरानी अनारकली थाने में लाकर फेंक दिया, और जब मुझे वहां पर फेंक दिया तो वहां पे भी दबाव आना शुरू हो गया। ताहिर मुगल के जानने वाले कुछ लोग वहां पे भी पहुंच गए, तो इन्होंने कहा कि इसको अब किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो वहां मुझे 2-2.5 घंटे इन्होंने तकलीफ दी, परेशान किया, और उसके बाद मुझे इन्होंने चूंग थाने का मुझे कह के हम आपको चूंग थाने लेके जा रहे हैं, मगर चूंग थाना जिसमें हमारी एफआईआर थी, मुझे यही यकीन था कि ये चूंग थाने ले जाकर मुझे एफआईआर में नामजद करके ये मुझे जेल भेज देंगे, मगर इन्होंने मुझे मांगा मंडी थाना जो कि ठोकर न्याज बेग से 45 किलोमीटर दूर है, वहां पे ले जाकर फेंक दिया। मांगा मंडी थाने में मुझे 302 के 2 कातल लोग थे और डकैत थे, उनके साथ इन्होंने मुझे बंद हवालात में बगैर रोशनी के और बगैर पंखे के उनके साथ मुझे बंद कर दिया। मुझे सारी रात में कुरान पाक हाथ में लेकर बैठा रहा। मुझे ये था कि ये लोग मुझे मेरा गला दबाकर मार देंगे या ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे, और इतने इतने बड़े लोग और उनकी खतरनाक सी शक्लें। रात के टाइम जब सुबह हुई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, नमाज अदा की, और उसके बाद पुलिस वाला आया, उससे मैंने कहा यार मुझे उन लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ बंद कर दे, बेशक वो नशेई है, कुछ भी है मामला है, मैं उन लोगों के साथ बैठ के कोई बात तो कर सकता हूँ। ये लोग ना बोलते हैं ना इनके साथ मेरा कोई, यानी कि मैं बात भी कर सकता हूँ। तो उसके दिल में कुछ रहम आया तो उसने मुझे कुछ लोगों के साथ बंद कर दिया। ना मुझे किसी को फोन करने की इजाजत दी गई, ना मुझे पीने के लिए पानी दिया गया, ना खाने के लिए खाना दिया गया, और ना खाने के लिए दवाई दी गई। ये थे सारे वाकयात, और हमें खौफो हरास और हमें इतना खौफजदा किया गया कि आप तो लंबे गए, आपका 14 दिन का रिमांड आएगा, 14 दिन के रिमांड में आपसे रिकवरियां करवाई जाएंगी। आप बताएंगे रोड़े कौन लेकर आया था, आप बताएंगे गाड़ियां भर भर के रोड़े कहां से आए थे, किसके घर से आए थे। इस तरह के सवालात किए गए और परेशान किया गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े हौसले वाला था, मेरे अपना हौसला कभी हारा नहीं। मगर
इन लोगों ने हमें इस कदर मजबूर कर दिया और परेशान कर दिया, ये ज़हनी अज़ियतें और तकलीफें दे देकर कि हम बेसुध पड़ गए। हमने कहा हमें कोई होश नहीं है, ठीक है हम पड़े हुए हैं, हमें ना कोई पूछे ना कोई कहे, मारना है मार दें, रखना है रख दें, छोड़ना है छोड़ दें। फिर वो SHO आया उस थाने का जी, वो SHO साहब ने वो अपनी जो कार्रवाई होती है कानूनी कार्रवाई वो पूरी की और मुझे दहशतगर्दी की अदालत में ले गए, लाहौर ले आए, मांगा मंडी से लाहौर दहशतगर्दी की अदालत में जज साहब के सामने पेश कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो वहां दहशतगर्दी की अदालत में मीडिया वाले कुछ लोग मेरे जानने वाले थे, जानते तो बहुत सारे लोग हैं मगर एक ही बंदा अंदर था और उसने कहा जी मुगल साहब आप गिरफ्तार हो गए हैं, कल से रौला पड़ा हुआ था, शुक्र है आप मंजरे हम पे आ गए। तो उसने मेरी वीडियो बनाई और मेरी फोन पे कॉल करवाई रफाकत डोगर साहब जो कि लाहौर के सदर है ओखला विंग मुस्लिम लीग नून के जी। तो रफाकत डोगर साहब ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट के बाद वो 5 सीनियर वकला के साथ दहशतगर्दी की अदालत में जज साहब के सामने पेश हो गए जहां पर हमारी सुनवाई हो रही थी। और नैब का प्रोसिक्यूटर और जो मुतलका थाने का SHO था वो हमारा 14 दिन का रिमांड मांग रहा था कि जी हमें 14 दिन का रिमांड दे इस बंदे का। तो अल्लाह भला करे उस जज साहब का, उसने सारा केस देखा, 300-400 सफात पर मुश्तमिल वो केस था जिनमें काफी लोगों की जमानतें भी हो चुकी थी जी। और जिनमें राना सनाउल्लाह और कैप्टन सफदर साहब और बड़े बड़े लोग नाम शामिल थे जिनकी जमानतें हो चुकी थी। उन्होंने कहा जी रिमांड किसी का नहीं हुआ इसमें इस केस में, इसलिए रिमांड को जो मैं रिजेक्ट करता हूँ। अच्छा जी। इसलिए इनको रिमांड रिजेक्ट होने के बाद इनको जुडिशियल कर दिया जाए, यानी कि जेल भेज दिया जाए। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अगर हमारी वकला बरादरी वक्त पर वहां ना पहुंचती तो हो सकता है कि हम आज भी थाने का रिमांड और SHO साहब की इजाजत में होते और वहां पे तशद्दुद बर्दाश्त करते होते। मगर वो जज साहब ने भला किया, उन्होंने कहा ये हजूम का केस है तो इसमें रिमांड किसी का नहीं हुआ, इसलिए इनको फौरी तौर पर जेल भेज दिया जाए। तो जब उन्होंने हमें दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया, वहां में मेरे साथ राना अली रजा भी था जो हमजा शहबाज साहब का कोऑर्डिनेटर था जी। तो हम दोनों को उन्होंने इकट्ठा किया, उन्होंने कहा जी ये 2 पकड़े गए हैं, बाकी और कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, इसलिए इन दोनों को हम अदालत में ले आए। ठीक। तो जज साहब ने हमारी शक्लें देखी, मुर्दा सी हालत और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था हम लोगों से, तो उन्होंने कहा यार क्यों जुल्म करते हो, और जुल्म भी हाशिम डोगर साहब के कहने पे उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में नाम लेकर कहा, उन्होंने कहा जी हम पार्टी नहीं बन सकते, हम रियासत हैं और हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, हम भी कल को खुदा को जवाब दे हैं। तो हमें हौसला हुआ कि ये जज साहब जो है वो हमारे लिए वो रवैया इस्तेमाल नहीं करेंगे जो पंजाब हुकूमत ने हमारी सियासी मुखालफत में हमें जिस कदर तंग करने के लिए किया है। तो जेल में फिर उसके बाद आप लोग जेल में गए, तो जेल में कैसा सलूक किया गया? थाने के तो आपने रवादात, जेल के बारे में कुछ बताइए। जी जज साहब ने जब हमें जुडिशियल किया है तो उसके बाद जो प्रोसीजर होते हैं वो करने के बाद हमें जेल में भेज दिया गया जी। जेल में जब गए तो जेल में जो सबसे खतरनाक लोग होते हैं 302 के कैदी और चकियां होती हैं 8x8 की। अच्छा जी। और उन चकियों में 5 से 6 लोगों को बंद किया जाता है, मगर जब हमें लेके गए रात के 9-10 बजे वहां तो इन लोगों ने वहां पे 10-10, 12-12 लोग कैद थे, 12-12 लोगों को बंद किया हुआ था जहाँ पे बंदा ना सो सकता है ना सही तरीके से बैठ सकता है, बैठने की जगह भी नहीं पूरी होती, और वहीं पे खाना, वहीं पे पीना, वहीं पे वॉशरूम वगैरह हर चीज इस्तेमाल करना और पानी भी टूटी का इस्तेमाल करना। खुदा का कहर हो इन लोगों पे, इन जालिम लोगों के ऊपर, अल्लाह ताला इन्हें गरक करे कि टूटी का पानी वो इस्तेमाल करना, वहीं पे बैठना, वहीं पे खाना, वहीं पे नमाज पढ़नी, वहीं पे सारा कुछ। इन्होंने हमें जो सबसे खतरनाक पार्क होती है पार्क नंबर 1 में, उन पार्क की 302 की चक्कियों में हमें रखा, जहाँ पे रात तो शुरू होगी मगर दिन का पता नहीं था कि कितने सालों बाद दिन चढ़ेगा। ये पहली रात का मंजर था जी। और ना नमाज पढ़ने की इजाजत, ना मेडिसिन, ना खाना, ना पीना, ना कोई चीज। ये जुल्म और ज्यादतियां थी। फिर उसके बाद दो दिन के बाद हमजा शहबाज साहब ने ख्वाजा इमरान नज़ीर और कबीर ताज साहब को भेजा
वो आके जेल हुकाम से मिले जी और उन्होंने उनको आकर बताया कि जनाब ये कोई डकैत नहीं है, ये कोई कत्ल करके या डाका मार के नहीं आए, ये सियासी सियासी कैदी हैं और हमारे कारकुन है, कुछ खुदा का खौफ करे। तो शायद उनके कहने पे या उनकी वजह से उन्होंने हमें दूसरी बारकों में शिफ्ट किया। बारक का साइज जो चक्की का साइज होता है वो एक ही होता है जी। उन्हीं चक्कियों में हमें जहाँ पे 10-10, 12-12 लोग उन्होंने रात को बंद किए थे, फिर हमें उन चक्कियों में बंद कर दिया जहाँ पे बंदा 5 या 6 लोग बंद होते हैं। ठीक। फिर हम वहीं पे रहे हैं, ना हमें दवाई दी जाती थी हफ्ता हफ्ता, ना हमें खाने के लिए कुछ दिया जाता था, ना पीने के लिए कुछ दिया जाता था, ना नमाज पढ़ने के लिए हमें इजाजत दी जाती थी। ये इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती क्या होगी कि हम लोग जमीन पर लेटे रहते थे, जमीन पर मुर्दा लोगों की तरह, और बंद चक्कियों के अंदर खुदा की कसम बंदा मेरे समेत बंदे मरने की दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमें मौत आ जाए अगर हम वापस नहीं जा सकते अपने बीवी बच्चों के दरमियान। और इतना खौफ और हरास और इतना खौफजदा वो लोग कर देते हैं कि वहां पे वापस आने की उम्मीद ही नहीं होती। और ऊपर से डराया जाता है दहशतगर्द आए ने, दहशतगर्द आए ने, यानी हमें ऊपर से तंज किया जाता था कि दहशतगर्द आए ने, ज़हनी दिमागी तौर पर टार्चर, ज़हनी ज़हनी दिमागी तौर पर टार्चर के साथ। अच्छा मुगल साहब जरा ये फरमाइएगा, जब आप जेल में बंद थे तो घर के मामलात कैसे चलते रहे और घर वालों को भी किसी किस्म का डराया धमकाया गया जब आप जेल में थे? जी सर, इससे ज्यादा डराना और धमकाना क्या कि मेरे जाने से पहले ही उन्होंने बिजली काट दी जी। दोपहर को बिजली का मेरा मीटर काट के ले गए, रात को हम लोग छत के ऊपर सोए हुए थे, उसके बाद बीवी बच्चे ज़ाहिर है उनको उन्होंने ऐसा मामला कभी देखा नहीं था और वो बड़े खौफजदा रहे हैं। और बगैर बिजली के 16 दिन और बगैर बिजली के 16 दिन और 16 रातें उन्होंने गुजारी है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मैं उनका मुजरिम और कसूरवार हूँ कि मेरी वजह से मैंने तो जेल में जेल काटी है, उन्होंने घर में रह के जेल काटी है। हम तो वहां जेल में जिंदा लोगों के कब्रिस्तान में रह के आए हैं, जहाँ पे लोग अपने लिए खुद दुआएं करते थे कि या अल्लाह हमें अगर वापस नहीं जाना या हमारी जान नहीं छोड़नी तो हमें यहाँ पे मौत दे दे। तो वो घर में अजियतें और तकलीफें बर्दाश्त करते रहे और मैं जेल में बैठ के अपनी पार्टी के लिए और अपने कायदीन के लिए ये अजियतें और सहूलतें बर्दाश्त करता रहा हूँ। बिल्कुल इसमें कोई घर में कोई नहीं आया। ये मुझे इस बात का गिला है कि ताहिर मुगल किसी के दुख और गम में कभी पीछे नहीं था। मुझे इस बात का गम हमेशा रहेगा कि मैंने कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा वर्कर या कारकुन नहीं जिसके साथ मैं खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। और मैं जिसके साथ खड़ा नहीं हुआ मैं उसका जुर्मदार हूँ और मुजरम हूँ। वो मुझे आकर आज भी कहे कि तुम मेरे साथ खड़े नहीं। मैं जवेद लतीफ से लेकर राना सनाउल्लाह साहब से लेकर मरियम नवाज शरीफ, हमजा साहब, शहबाज शरीफ, हर एक के साथ खड़ा रहा हूँ। मैंने कभी किसी कारकुन को भी पीछे नहीं छोड़ा, कारकुन को भी अपना लीडर समझकर उसके साथ खड़ा रहा। मगर दुख इस बात का है कि मेरे घर कोई नहीं पहुंचा, मेरे बच्चों के सर पे आके हाथ नहीं किसी ने रखा। मुझे मेरे घर में आकर किसी ने मेरे बीवी बच्चों के लिए 10 रुपए या 100 रुपए का तक कर दी, किसी को कहा के ले जी, किसी को कोई जरूरत है, कुछ खाना है पीना है, आप बैठे हैं खाया है या भूखे हैं या कोई चीज चाहिए, इस चीज का मुझे दुख हमेशा रहेगा। मगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पार्टी ने मेरे लिए जो किया है वो मैं समझता हूँ वो भी मेरे लिए बड़ा है। अगर वो ना करते तो मैं आज भी जेल की चक्की में बैठा होता और अपने लिए मरने की दुआएं ही कर रहा होता, क्योंकि वहां से बंदे के लिए आना, जिन केसों में वो हमें उलझा रहे थे उन केसों में वापस आना नामुमकिन था। मेरे बीवी बच्चे इतना कुछ नहीं कर सकते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह चले पार्टी ने इतना किया, मैं उनका एहसान मान दूं। बिल्कुल ठीक। मगर दुख रहेगा कि मेरे बीवी बच्चों के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था जिन्होंने आके सर पे हाथ रखा हो। मैं इतना भी गया गुजरा और इतना भी मरा हुआ नहीं था। मैंने सारी जिंदगी अपनी पार्टी को दी और मैंने अपनी सारी जिंदगी पार्टी को देने के साथ साथ उन कारकुनों और इन लीडरान को दी जिनके साथ कोई खड़ा होना और जिनके साथ उस मुश्किल वक्त में कोई खड़ा होने के लिए भी तैयार नहीं होता था। अकेला ताहिर मुगल कोट लखपत जेल के बाहर खड़ा होता था मौत के मुंह में, मगर मेरे घर में कोई नहीं आया। इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा, मगर मैं दुख का इजहार इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं पार्टी कारकुन हूँ, मियां नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। वो किस किस का इस तरह से भला कर सकते हैं, वो किस किस कारकुन के सर पे हाथ रखे। मैं फिर भी उनके लिए दुआ गो हूँ
कि वो मुहिब्बे वतन लीडर हैं और अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती ता फरमाए ताकि वो एक बार फिर पाकिस्तान की बागडोर संभाल कर पाकिस्तान को बचाएं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, हम उनके लिए दिन रात दुआ गो हैं। और हम तो आज गए हैं जेल में, नवाज शरीफ तो आज से 3 साल पहले जेल काट के गया है, उसकी बेटी जेल काट के गई है, शहबाज शरीफ ने जेल काटी है, हमजा शहबाज ने जेलें काटी है, बेकसूर होने के बावजूद उन्होंने जेलें काटी हैं। तो उनके बाद हमने जेलें काटी हैं, तो हम अपने कायदीन के ऊपर किस तरह गिला कर सकते हैं? मुझे फख्र है अपने कायदीन के ऊपर। अल्लाह ताला उन्हें रहती दुनिया तक खुश रखे और पाकिस्तान को बचाने के लिए वो दिन रात जिदोजहद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। बिल्कुल ठीक। अभी आपने बड़े बड़े नाम ले दिए जिनके आप साथ खड़े रहे, तो जेल से रिहाई के बाद किसी लीडर की कॉल आई या किसी लीडर ने आपको बताया, पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, हम आपके साथ हैं? रिहाई की हद तक वकला ने आपका साथ दिया, वो तो नजर आता है। लीडरान की तरफ से किसी ने कॉल की हो, किसी ने पूछा हो, अपने पास बुलाया हो, कोई पैगाम भेजा हो? मुझे सिवाय मेरी बहन उस्मा जायद बुखारी साहबा के किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने राब्ता नहीं किया। उन्होंने माली तौर पर मुआवनत की भी पेशकश की कि अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुगल साहब बताएं, मगर मैं अपनी बहनों से या पार्टी से कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं एक 10 रुपए का भी कोई फायदा लूं। मैं अपने किसी भाई से, अपने किसी अजीज कारकुन से तो अपनी गरज पूरी कर सकता हूँ, अपनी मजबूरी बताकर, मगर मैं अपनी क़यादत से या अपनी पार्टी से 10 रुपए भी लेना मुनासिब नहीं समझता। मगर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस्मा जायद बुखारी साहबा का। उन्होंने बार बार पूछा, उन्होंने मेरी बीवी को और बच्चों को भी तसल्ली और हौसला दिया कि आप बेफिक्र हो जाए, हम कोशिश कर रहे हैं मुगल साहब को छुड़वाने के लिए। तो सिवाय उनके और किसी ने नहीं किया भाई, किसी ने भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। बड़े दुख और तकलीफ की बात है आप जैसे लोगों के लिए जो पार्टी के लिए, पार्टी कायदीन के लिए जेलें भुगत रहे हैं, इस तरह का राब्ता ना करना या आपकी कमर पे ना खड़ा होना, ये एक बड़े दुख और तकलीफ वाली बात है। अब सवाल इसलिए पूछा आपसे कि अच्छी अच्छी बातें तो हम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें तल्ख हकीकतें भी हैं जो लोगों को मेरे ख्याल में पता होनी चाहिए। क्योंकि मैंने अपने शुरू में कहा कि कोई भी तहरीक, कोई भी पार्टी, कोई भी कायद उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब उसकी पार्टी का वर्कर उसके साथ खड़ा ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में कोई वर्कर भी उस कब तक खड़ा होगा जब पार्टी लीडर्स को ना। अच्छा, चले ताहिर भाई, अपना जरा अपने बारे में जरा ये बताएं, ये कहां से आपको, मतलब आप छोटा था, बड़ा था, अच्छा था, बुरा था, कमाते थे, नहीं कमाते थे, अपनी दुकान, अपना काम कारोबार करते थे, तो हर चीज को पसे पस में डालकर पीएमएलएन से मोहब्बत की वजह क्या है? क्या ढूंढते क्या है, निकालते क्या है? आपको हम पिछले 8-10 साल से तो मैं जानता हूं, हमने आपको हर जगह पे देखा है, हर पेशी पे देखा है, हर मुश्किल वक्त में देखा है, हर जलसे पे देखा है। जब नवाज शरीफ साहब जेल में कोर्ट लग पे थे, तो आप वो रेलवे की जो लाइन थी उसके साथ सुबह से लेकर शाम बैठे होते थे और अपने तय एक बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन, मतलब ये क्या है, क्या क्या निकालना क्या चाहते हैं इससे? आपके बच्चे, घर वाले नहीं कहते कि हम खुदा के लिए कोई काम कारोबार करें, किस चक्कर में पड़े हुए हैं? जी चोई साहब, बिल्कुल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी अवाम के दिलों में बसता है और एक मुहिब्बे वतन कायद जो पाकिस्तानियों की को बचाने के लिए उसकी सोच है, पाकिस्तान को संवारने और पाकिस्तान को बनाने के लिए उन्होंने दिन रात कोशिश की, जिद्दोजहद की। मेरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से 1997 में मुलाकात हुई थी जब मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट था, तो वो वहां पे मेहमान खुसूसी थे। तो बस पहली दफा 1997 में उनके साथ मेरी मुलाकात हुई तो मैं उनका गिरविदा हो गया कि वो इतने शाइस्ता और इतने पुरतकल्लफ इंसान थे। उन्होंने खुलकर बात की, यानी हम उनको दुआ दे रहे हैं अल्लाह ताला आपको सलामती दे और वो हमें दुआएं दे रहे हैं। हम तो उस वक्त बच्चे थे, मगर जब उन्होंने हमें दुआएं दी तो मैं उनका गिरविदा हो गया कि भाई ये ऐसा अजीम इंसान है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और हम जैसे छोटे से स्टूडेंट्स के साथ भी पुरतकल्लफ होकर हमें दुआएं दे रहा है। तो मैं तब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शदाई था। तो जब इन्होंने 1999 में उनके ऊपर जुल्म और ज्यादतियों के पहाड़ तोड़े, उन्हें मुल्क बदर किया गया, तो और ज्यादा मोहब्बत बढ़ती गई। तो जाहिर है जब किसी का महबूब दुख और तकलीफ में होता है तो चाहने वाले की मोहब्बत और तड़प ज्यादा होती जाती है। तो इसी वजह से ये उनके ऊपर जुल्म और ज्यादतियां करते गए फौजी
डिक्टेटर, तो हमारी मोहब्बत उनमें उनके लिए बढ़ती गई। जब इनको गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद में, जब नैब कोर्ट के बाहर इनकी गिरफ्तारी का वाकया पेश आया, वहां पे भी हमें शैलिंग की गई हमारे ऊपर और हमें तशद्दुद किया गया। वहां पे भी बड़ा जुल्म और ज्यादतियों के पहाड़ तोड़े गए। मगर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इन्होंने कोट लखपत जेल में बंद किया तो हमें पता था कि हमारा कायद अंदर जेल काट रहा है और हम बाहर बैठकर जितनी सजा वो काटेगा उतनी सजा हम काटेंगे। हम इस नीयत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ कोट लखपत जेल के बाहर बैठे रहे कि अगर हमारा महबूब कायद सजा काट रहा है तो हम भी उतनी ही सजा काटेंगे। वो जेल के अंदर काट रहा है, हम जेल के बाहर बैठकर काटेंगे। तो इस नजरिए के साथ बैठे थे। और जब मियां नवाज शरीफ साहब को इंसाफ ना मिला तो हमने सोचा कि यहाँ पर कारकुनों को इकट्ठा किया जाए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। तो मैंने इजाजत ली बकायदा डीसी लाहौर साहब से। उन्होंने कहा जी आपको मैं इजाजत नहीं दे सकता। मैंने फिर अपना स्टाम्प पेपर लिख कर दिया, सारा कुछ लिख कर दिया, जो कुछ मेरी जायदाद थी। मैंने कहा जी मैं सब कुछ लिख कर देता हूँ, अगर कोई वहां पर मामला होगा या नुकसान होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो वहां पे कारकुनों को बुलाया गया, कारकुनों को दावत दी। कारकुन पहले ही आने के लिए बहुत ज्यादा तैयार थे। पूरे पाकिस्तान से वहां पर कारकुन 35 से 40 हजार कारकुन वहां पर पहुंचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो वहां पे हमने वो अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था करवाया, तो उसके 2 दिन बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये तारीख हुआ है, तो उसके 2 दिन बाद मियां नवाज शरीफ साहब अपने घर जाती उम्रा में पहुंच चुके थे। मगर ये था कि उनको किसी बहाने से किसी तरीके से उन्होंने निकाल कर घर भेज दिया था कि 6 हफ्ते के लिए 4 हफ्ते के लिए उन्होंने उनको कहा जी अपने घर में अपना इलाज करवाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी कामयाबी थी, इसका सेहरा मेरे बाद जितने भी पंजाब के पाकिस्तान के कारकुन है उनके सर पर जाता है। और उस वक्त वो सिर्फ लोग चाहते थे कि कोई बंदा कॉल दे और हम उसकी कॉल पे लबैक कहते हुए उसके साथ आगे निकले और अपने कायद के लिए कोई किरदार अदा करें। बिल्कुल तो उस वक्त हालात बहुत गर्म थे। अगर हम कुछ भी करना चाहते तो हमारा रास्ता दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। 35-40 हजार लोगों का रास्ता रोकना कोई छोटी बात नहीं होती। मगर ये है कि हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और कानून और आइन के मुताबिक अपना जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड करवाया। मगर वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बावजूद फिर एक FIR हमारे ऊपर दर्ज कर दी गई कि जी इन्होंने ट्रेन रोक लिया जबरदस्त। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल रोक लिया। वो भी FIR उन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्ती कर दी कि जी इतने हजार लोग इन्होंने ट्रेन रोक दिया। तो कोई बात नहीं, ये जुल्म करते जाएं। ये जितना हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादतियां करेंगे हमारी उतनी अपने कायदीन के साथ मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ये मत सोचे कि ये मियां नवाज शरीफ का सर झुका लेंगे, ये सारी जिंदगी जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी जुल्म और तशद्दुद और ज्यादतियां कर ले, ये मियां नवाज शरीफ के किसी कारकुन का सर नहीं झुका सकते। मियां नवाज शरीफ को झुकाना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ठीक है। अब मुगल साहब बिल्कुल एंड में, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आखिर में अगर 2 लाइनों में कोई पैगाम, कोई लफ्ज, कोई कुछ कहना चाहे क़यादत के लिए, वर्करों के लिए। मैं अपने कायदीन का तो हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा जिन्होंने मेरे लिए इतनी कोशिश की और इतना प्यार और मोहब्बतें दी। मगर मैं इन तागूती ताकतों को जो जमाने में खुदा बने फिरते हैं पंजाब के, और ये जो समझते हैं कि जी हम सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ताला जमीनी खुदा बने बैठे हैं, इमरान खान, न्याजी वगैरह, ये वो, और चौधरी परवेज लाई वगैरह, इन लोगों के खिलाफ मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो हमारे कारकुन भाई हैं ये अपनी हिम्मत और हौसला ना हारे। इंशाअल्लाह ये जुल्म की स्याह रात जल्द खत्म होगी और हक सच का रोशन सवेरा जल्द शुरू होगा। आप हिम्मत ना हारे। और मैं छोटे से सिर्फ चंद अल्फाज में इनके लिए ये पैगाम दूंगा, इन तागूती लोगों को, इन बेशरम नाअहल निकम्मे हुक्मरानों, जाहल हुक्मरानों को, बेगैरतों को, जिन्हें जरा बराबर भी शर्म नहीं आती कि छोटे से छोटे कारकुनों को भी पकड़कर जेल की बंद चक्कियों में सजाए मौत के कैदियों के साथ बंद कर देते हैं। ये जुल्म जल्द खत्म होगा और इनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। वो कहते हैं दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं,
तिनकों से न टाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, बाजू भी बहुत है और सर भी बहुत, बढ़ते ही चलोगे अब डेरे, मंजिल पे ही डाले जाएंगे। इंशाअल्लाह ये जितना हमारा रास्ता रोकेंगे, हमारी मोहब्बतें और हमारा प्यार अपने कायदीन के साथ उतना ही बढ़ता जाएगा। ये जितना मर्जी जुल्म और ज्यादतियां कर ले, ये हमारे दिलों से मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। ताहिर मुगल साहब, अल्लाह ताला की जात आपको मजीद साबित कदम रखे। जब से हम आपको जानते हैं इस पार्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि अगर कहा जाए तो वर्करों का जब भी कोई नाम लिया जाएगा, किसी पार्टी, लीडर तो बहुत होते हैं बट वर्करों का जब भी नाम लिया जाएगा, किसी वर्कर की कुर्बानियों का जिक्र किया जाएगा, उसकी मेहनत का जिक्र किया जाएगा, तो ताहिर मुगल का नाम सरे फहरिस्त आएगा। ताहिर मुगल साहब को ये क्रेडिट जाता है कि जिस पार्टी को कहा जाता था कि ये पार्टी जो है ये ड्राइंग रूम की पार्टी है, ताहिर मुगल साहब वो सफ़े अव्वल के खिलाड़ी हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने सड़कों पर इस पार्टी का नाम रोशन किया। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, आपकी फैमिली के साथ हैं। अल्लाह ताला की जात आपको मजीद हिम्मत और हौसला दे, साबित कदम रखे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखे ताहिर मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया जी साहब। शुक्रिया शुक्रिया जी। ताहिर मुगल साहब हमारे साथ है जी। वो बहुत खुश भी हैं और बहुत उन्होंने कुछ शिकवे भी किए हैं, गिले भी किए हैं कि पार्टी कायदीन की तरफ से उनके घर पर किसी किस्म का या किसी पार्टी वर्कर की तरफ से उनके घर पर कोई नहीं पहुंचा। बेशक उनको जेल से छुड़ाने के लिए पार्टी कायदीन ने हमजा शहबाज साहब और ख्वाजा नजीर, इमरान नजीर साहब का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने ख्वाजा रफाकत ढोगर साहब के साथ मिलकर, वकला के साथ मिलकर ये उनकी रहाई का बंदोबस्त कराया। जुल्म और सितम बता रहे थे जो उनके साथ जेल में हुए। एक लिहाज से वो खुश भी हैं कि उनको वो जेल से छूटकर घर पर आ गए हैं, जमानत उनको मिल गई है, और एक तरफ से वो दुखी भी हैं कि उनके साथ उनके घर पे कोई नहीं आया, उनके बच्चों के सर पर कोई किसी ने हाथ नहीं फेरा, और रहा होने के बाद भी उज़मा बुखारी के अलावा उनको किसी ने कॉल नहीं की। कायदीन के लिए या पार्टी के लिए मेरे ख्याल में ये लम्हा फिक्रिया है। कल ये वक्त परवेज संधीला पर भी आ सकता है, किसी दूसरे वर्कर पर भी आ सकता है। तो वर्करों को सिवाय पार्टी कायदीन की मोहब्बत, प्यार के अलावा मेरा ख्याल है कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि सब अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं और अपने पार्टी कायदीन के लिए, मियां मोहम्मद नवाज साहब के नजरिए के लिए, अपने घर वालों को, चादर चार दीवारी को, चंद चीजों को बर्दाश्त करते हैं। तो अगर दो बोल अल्फाज उनको किसी टेलीफोन पे या बुलाकर पास बिठाकर थपकी दे दी जाए, हिम्मत दे दी जाए, हौसला दे दिया जाए, और जाते वक्त पूछ लिया जाए कि बेटा आपके घर के हालात कैसे हैं, काम कारोबार कैसे हैं, आपकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, तो मेरे ख्याल में वो वर्कर और भी तूफान बन जाएगा, लावा बन जाएगा। इमरान खान साहब की पार्टी को बहुत सारी चीजों से इतलाफ किया जा सकता है, लेकिन खुद इमरान खान साहब थानों से अपने बंदे छुड़ा के ले आते हैं। लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत सारे मुहाज पर सरगर्म है, बहुत सारे मुहाज पर मसरूफ है, लेकिन टेलीफोन की 30 सेकंड या मिनट की कॉल या बुलाकर पास बैठाने से वर्कर का हिम्मत और हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरे वर्करों में भी इससे हिम्मत और हौसला आता है। ताहिर मुगल साहब जैसे कई वर्कर हैं, हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो ताहिर मुगल के लिए ट्वीट कर रहे थे, उनके लिए बहुत सारे दूसरे ट्रेंड या तो बहुत सारी दूसरी चीजें थी, लेकिन मजीद जरूरत है। जब तक वर्कर वर्कर के सर पर हाथ नहीं रखेगा और पार्टी कायदीन वर्कर के सर पर हाथ नहीं रखेंगे, तब तक वो ताकत नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक दूसरे मेहमान के साथ। खुदा।